अजय एम गोयल, अजय एम गोयल मिली थी ना आप हाँ एक पहले वाली नहीं थी आपकी नहीं मेरे को मिली कोई पहले वाली अभी तो मैंने नहीं भेजी नए बच्चे अजय एम गोयल आपको कोई नहीं किस दिन परसों जब बोल रहे हैं वो भेजा था आपने कभी वो भी वही गड़बड़ हो गई मैडम ने अजय मोहन एक बार दोबारा करिए छोटे छोटे बाकी अभी आइए अजय मोहन गोयल नहीं ना कर तो किसी और अजय मोहन गोयल को जा रही है हाँ पहले भी वैलिड एड्रेस होगा वो अजय मोहन गोयल एक चुनाव में लॉयर भी है आपको चाहिए 5-7 लोग हैं जिनका नाम मैंने देखा है अजय मोहन गोयल ठीक है। एक्चुअली मैंने फॉर्म में एक ही फोटो दिया तो वैलिड एड्रेस होगा फोटो अगर जरूरत होगा तो लेके देना। ठीक है। आप में से कुछ लोगों को आई कार्ड चाहिए भवन के ये भेजना अगर चाहिए तो बनवा देंगे आपको चाहिए हाँ तो आप लिख के दे दीजिए और एक फोटो लगा दीजिए Application with my father will drop. कम टू Application चाहिए with photo. हैं Application विद फोटो एक ही लिख रहे हैं उसमें आप भी लिख दो अच्छा हाँ कि हमें आई कार्ड दे दिया था हमने तो सोचा था हमने कहा किसी को ज़रूरत होगी तो बनवा देंगे चाहिए तो अपनी अपनी एक फ़ोटो दे दीजिए बन जाएगी रिकॉर्ड भेजिए आपने वही आइए फॉलो अप ऑन प्रोजेक्ट्स ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आपने अभी एक बार आइए आपकी अस्तु एवं तावत् सब्जेक्ट मैटर वही है पर इसमें आपका टाइटल दीजिए मिनट्स सेम दोबारा आपने इसका अर्थ क्या है? एवं तावत् इसका मतलब तो फिर बात शुरू करने का एक अंदाज है एवं तावत् ठीक है जी एवं तावत् मैं बात शुरू कर रहा हूँ ऐसे क्या करते तो फिर एवं तावत् वयं संस्कृतं पठामः वयं किं पठामः संस्कृतं के संस्कृतं पठन्ति के संस्कृतं पठन्ति के माने कौन के संस्कृतं पठन्ति इति मम प्रश्नः इति मम प्रश्नः वयं संस्कृतं पठामः अस्तु आत्मा बहुशोभनं बहुवचन सर मैं की जगह अगर शास्त्र प्रयोग करना छात्राः संस्कृतं पठामि पठन्ति अस्तु मम प्रश्नः आसीत् महोदय मम प्रश्नः कः आसीत् वयं किं पठामः प्रथमः प्रश्नः अस्ति वयं किं पठामः अस्य उत्तरम् अस्ति वयं
वयं संस्कृतं पठामः। वयं आप मैं अकेले को लेना चाहूँगा। अयं शब्दः अहं संस्कृतेन एव वदामि। अहं संस्कृतेन एव माने वदामि। अद्य बहुलतया बाहुल्येन अहं संस्कृतं वदामि। यदि भवन्तः संस्कृतं न अवगच्छन्ति, गच्छन्ति माने जाते हैं, अवगच्छन्ति नहीं तो आगच्छन्ति। अच्छा, अब गच्छो। अवगत करना। यदि अवगच्छति छात्रः उपनिषदम् अवगच्छति। इसमें छात्रः ग्रामं गच्छति। छात्रः बालिका ग्रामं गच्छति। बालिका ग्रामात् आगच्छति। अस्तु, ग्रामं गच्छति, ग्रामात् आगच्छति। नगरं गच्छति, नगरात् आगच्छति। जयपुरं गच्छति, जयपुरात् आगच्छति। ठीक है, कैसे देखिए। नगरं गच्छति, बालकः नगरं गच्छति। बालकः नगरात् आगच्छति। पंचमी विभक्ति। नगरात्, ग्रामात्, जयपुरात्, अपादान। भारतात्। अस्तु, अपादान पंचमी। त्वं जयपुरं गच्छसि। क्या बताया था देखो, सः, बिल्कुल धीरे धीरे। सह का क्या अर्थ है? ही। हम पढ़ना चाहिए। सह क्या है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। सह ये कौन सा लिंग है? सह इति पदं कस्य लिंगस्य वर्तते? पुल्लिंग। अस्य स्त्रीलिंग रूपं किं वर्तते? सा। सह, ये तो दिक्कत है, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए। सह नहीं लिख रहा है, वो भी नहीं चल सह गच्छति। खाली शिक्षण वयं पठामः। नपुंसकलिंग में नहीं आ जाएगा तो दोनों आ जाएंगे स्त्रीलिंग और अभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बाद में नपुंसकलिंग भी बचेंगे। नपुंसकलिंग को भी कह सकते हैं मान लीजिए, जैसे मित्र शब्द है ना हमारे यहाँ, नपुंसकलिंग। तो मित्र को अगर कह रहे हो तो नपुंसकलिंग होगा। तो सह आपने क्या कहा? गच्छति। ठीक है, गच्छति। सह गच्छति। सह गच्छति, सा गच्छति। कोई गच्छति के बाद कुछ और पद बताओ। गच्छति के बाद कोई भी क्रिया, एक एक सब बताएंगे। सर ने कहा पठति। अजय जी बताएं। हसती। हसति। हसती। ठीक है ना, हसति। और धावती। धावती। खादती। और खादती। खादति। रुदती।
रुदती कितना अच्छा है। हस्ती हस्ती रुदती रूप अच्छा है, वैसे तो अच्छा नहीं है। रुदती हाँ हस्ती क्या बताया आपने? हसती तो हसती तो क्या चला। और करोती करोती और सर अगर यहाँ भवती का प्रयोग करें तो हाँ? भवती भवती बिल्कुल क्या दिक्कत है? पीबती भवती वह है हाँ वह होता है। पीबती पिबती पिबती और बताते जाए। चलती क्रीडती क्रीडती स्मरति बिल्कुल क्रीडती और स्मरति स्मरति हाँ वो सर वो पश्यति वो एक और उसका रूप है। पश्यति पश्यति है पश्यति और नृत्यति है नृत्यति गायती गायति हाँ। ऐसे ऐसे है ना। देखिए अब हमारे पास क्या है? सह बताइए पीबती सह पिबती सा पिबती ठीक सह पिबती। अब इसका कर्म क्या होगा? सह जलम जलम पीबती पिबती। जो भी कर्म होगा उसमें अम लगा देना अभी के लिए टेंटेटिवली। सह जलम पिबती सह चलती। इसमें कोई कर्म हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि चलती। जैसे सह खादती किम खादती आम्रम खादती। किम का उत्तर है ना। सह खादती किम खादती आम्रम खादती। सह चलती किम सह चलती। दंडेन सह चलति हाँ सर पर वो कर्म नहीं ना। सर पैरों से हाँ तो कर्म नहीं। करण नहीं है ना, वो करण हो गया करण। जिसका जिस क्रिया के संबंध में क्या का उत्तर है वह सकर्मक है। कर्म समझते हो? कर्म माने ऑब्जेक्ट। तो इसका जैसे मैं कहूँ कि पश्यति बालकः पश्यति क्या है? बालकः पश्यति मित्रं पश्यति मित्रं पश्यति चलचित्रं पश्यति ताजमहलं पश्यति पुस्तकं पश्यति लेखनीं पश्यति। उत्तर है ना उसका। तो यह सकर्मक है। सकर्मक माने कर्म के साथ सकर्मक है। सह और सा इसका प्रयोग जानना जरूरी है। सह और सा सह और सा। तो मेरे साथ जोर जोर से बोलना। हाँ बेटा बोलो। सह पिबती पीबती सह चलति भवति सह जोर जोर से बोलो। सह गच्छति सह क्रीडति सह पठति सह स्मरति सह हस्ति सह पश्यति सह धावति सह नृत्यति सह खादति सह गायति सह रुदति सह गति करोति। अब देखिए अब मैं यहाँ सह अब इसका मान लीजिए ते लगा दूँ। ते किसे कहते हैं? स एक है ते बहुवचन बहुत से हैं। ठीक है पढ़ रखा है ना। सह चलती अगर मैं ते लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ चलंती चलंती हम सब ने देख रखा। यहाँ एक क्या लग जाएगा? पिबंती चलंती पिबंती। तो मेरे साथ जोर से बोले पूजा जी। सह पिबती सह पिबती ते ते पिबंती सह भवती सा पिबती पिबती। और यहाँ क्या होगा? ते पिबंती ता। इसका अभ्यास करते हैं। विसर्ग है। ठीक है समझ। देखिए सह पिबती सा पिबती ते पिबंती ताह पिबंती। इसका अभ्यास करना है। अंती जब जहाँ लगता है वो क्या है? बहुवचन है। ठीक ये देखिए आज मैं एक फीचर और सोच करके आया हूँ सर। देखिए अगर मैं कहूँ कि सह पठित्वा एक पठ धातु है। पठ पठ में इसके बाद में त्वा लगाइए। क्या लगाइए? त्वा।
पट प्लस पठित्वा त्वा, और इसमें आप ई लगा दीजिए। कई धातुओं में ई लगता है, कई में नहीं लगता है। तो पठित्वा का अर्थ क्या है? पढ़कर। एक व्यक्ति दो क्रियाओं का संपादन कर रहा है। एक व्यक्ति दो क्रियाओं का संपादन कर रहा है। निश्चित रूप से एक साथ तो दो क्रियाओं का संपादन नहीं कर रहा है। पहले एक क्रिया करता है, उस क्रिया को समाप्त करता है, फिर उसके बाद दूसरी क्रिया करता है। तो जो पहली वाली क्रिया है उसमें क्या लगा देंगे? त्वा लगा देंगे। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। सः पठित्वा गृहं गच्छति। सः पठित्वा गृहं गच्छति। अच्छा, सः पठित्वा, बोले एक एक शब्द, एक एक वाक्य सब बोले। कन्दुकेन कृतस्य। स, देखिए स पठित्वा, और हस धातु का क्या हो जाएगा? हसित्वा। हसित्वा। इसका अभ्यास करें। हसित्वा, और आगे सर कई में ई लगता है, कई में नहीं कई लगता। में नहीं लगता। हाँ। जिसमें ई लगता है व्याकरण में उसको कहते हैं सर सेट। क्या कहते हैं? सेट। जिस धातु में ई अक्षर लगता है उस धातु को सेट धातु कहते हैं। सेट। व्याकरण में सर इट आगम होता है, इट, जैसे स्वरागम ये सब होता है, इट, तो उसको सेट कहते हैं। और जिसमें इट नहीं लगता है उसको अनइट, अनिट। अनिट माने विदाउट इट। तो सेट धातु और एक अनिट धातु, अनिट। ये करके ही मालूम होता है कि कौन सी धातु सेट है और कौन सी धातु अनिट है। तो आप देखिए पढ़ते पढ़ते अपने आप। सह पठित्वा गच्छति। सह पठित्वा गच्छति। पूजा जी एक सेंटेंस आप बताइए। आपके पास ये सब पूरा रोड मैप है। सह हसित्वा, हसित्वा नृत्यति। हाँ, सह हसित्वा नृत्यति। सा धावित्वा चलति। ऐसे ऐसे। सा लिखित्वा, लिख धातु है, लिखित्वा, स्मरति। लिखित्वा। ठीक है, त्वा। तो मेरे साथ कुछ धातुएं देख लीजिए। चलति का क्या हो जाएगा? चलित्वा। चलित्वा। चलित्वा माने चल करके। हिंदी में क्या अर्थ का अर्थ है? चल करके। चलित्वा। दौड़ करके। धावित्वा। 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 ये सब सीट ये सब नेचुरली सेट ई है ना सर? सेट। ऐसे ही सर जैसे कथा प्रत्यय लगता है ना, जैसे पठ धातु का पठित, पठित, लिखित, हसित, ये सब के सब क्या है? सेट है। और जैसे मैं कहूँ सर दृष्टा, इसमें ई नहीं है। कृता, इसमें ई नहीं है। तो जहाँ ई लगे उसको सेठ धातु है, वो ई के सहित है। स ई से है ना, तो ई को इट कहते हैं कहीं पर व्याकरण में। स इट माने सेठ, विद इट, ऐसा तो हसित्वा। अब यहाँ से लगाते चले जाइए। हाँ, अपने आप ही। भू धातु से जब त्वा लगता है तो क्या बनना चाहिए? भवित्वा बनना चाहिए। भूत्वा है, ये करके ही पता लगता है। भूत्वा। भूत्वा माने होकर। होकर। भूत्वा। मैं आपको दे रहा हूँ टास्क। क्री। कृत्वा। कृत्वा। हाँ, तो उच्चारण में थोड़ी कमी है। कृत्वा। 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 ये सब नोट कर लीजिए, है ना? भूत्वा, कृत्वा। कृत्वा, गत्वा। गत्वा। गत्वा अर्थ क्या है? जाकर। और आगे ये जो धातु है इनमें इसको देख के प्रयोग करें। पित्वा। पीत्वा। पिबित्वा। नहीं, पीत्वा। 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 और चलित्वा। चलित्वा। चलित्वा तो यही हो गया है। चलित्वा। चलित्वा और खादित्वा। खादित्वा। सब एक एक बताते चले जाएं। खादित्वा और धावित्वा। हाँ, सर धावित्वा। स्मृति का बताइए।
हाँ, आप ट्राई करिए अपने आप। समर स्मृत्वा 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 स्मृत्वा, क्योंकि क्री है ना, कृत्वा है, कृत्वा स्मृत्वा। स्मृत्वा एक क्री के समान एक धातु है ह्री, तो क्या हो जाएगा? हृत्वा हृत्वा। हरति का अर्थ क्या है जैसे? हरति हरना, हरण करता है, हरण करना, हरण करना। हृत्वा माने हरण करके। रावणः सीतां हृत्वा लंकाम आनयत। पास्ट टेंस करेंगे हम। रावणः हृत्वा, हृत्वा माने हरण करके, काम हृत्वा सीतां हृत्वा। रावणः सीतां, सीता का हरण किया था ना, सीतां हृत्वा। मेरे साथ बोलें, पीत्वा, पीत्वा गत्वा, गत्वा भूत्वा, भूत्वा कृत्वा, कृत्वा स्मृत्वा, स्मृत्वा हृत्वा। कृत्वा। अच्छा, अब आप बताओ। हाँ बेटा आप बताओ, दृश्य धातु का क्या होता है? ट्राई करना बिना आए भी। दृश्य धातु का दृष्टवा, दृष्टवा। दृष्टवा का अर्थ क्या है? नहीं, देखना कैसे होता है? जैसे कृत्वा का अर्थ है करके, स्मृत्वा अर्थ होता है याद करके, कृत्वा माने हर देख के, देख के या देख कर, ठीक है? देख। अब सेंटेंसेस बनाइए। सा बालकम दृष्ट्वा हसति। सः बालकम दृष्ट्वा हसति। ठीक है ना? छात्रः छात्रः अध्यापकं दृष्ट्वा धावति, धावति। छात्रः अध्यापकं दृष्ट्वा दृष्ट्वा धावति। देखते देखते भागते हुए भी दिखाई दे जाते सर। मतलब ये भी नहीं कि छुप करके भागे, सामने देखा और सामने से भाग गया, ऐसा करते बच्चे। ठीक है। और कुछ धातु में बताइए। दा धातु का क्या हो जाएगा? दा धातु का, हाँ, दत्वा दत्वा। दत्वा, दत्वा। सर इसमें ऐसा वो वाला बात ना दो बार इसलिए दो तो है। एक्चुअली ये एक ठीक प्रश्न है। देखिए दा धातु है और त्वा प्रत्यय है। हाँ जी अब इसमें व्याकरण में क्या हो जाता है कि दा की जगह ना त्वा की वजह से दत्त, ठीक है दत्त ऐसा हो जाता है। आप समझिए, दा विल कन्वर्ट इनटू दत्त बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विद त्वा। ओके, दत्वा, दत्वा। दत्वा ठीक है। तो बालकः जलं पीत्वा भोजनं करोति। ठीक है ना? बालकः अध्यापकं दृष्ट्वा, ये रुदति को मैंने लिख दिया, रोदिति। रोदिति। थोड़ा सा उसमें इरेगुलर फॉर्म है, रोदिति। तो मेरे साथ बोले, पीत्वा, पीत्वा गत्वा, गत्वा भूत्वा, भूत्वा, कृत्वा, कृत्वा स्मृत्वा, स्मृत्वा हृत्वा, कृत्वा दृष्ट्वा, दृष्ट्वा दत्वा। दत्वा दत्वा की तरह और कोई शब्द हो सकता है? दत्वा, धारण करके। अब देखिए ये तो है के करके। अब ये होता है प्रयोग के लिए, सर जा करके जाकर। दत्वा, अहम मंदिरम गत्वा। बोलिए आगे का सेंटेंस। अहम मंदिरम गत्वा अर्चनाम
करोति अहम लिखा है। करोमी करोमि 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 अहम मंदिरम गत्वा देवस्य देवस्य अर्चनाम अर्चनां करोमि। और अगर कहा जाए मैं मंदिर से आकर भोजन बनाऊंगा, अब आकर है ना, तो इसमें क्या हो जाता है कि आ की वजह से ना आ तो आ को आगत्य होता है। आगत्य माने आकर के। उपसर्ग जब लगता है तो त्वा की जगह ल्यप लगता है। ये प्रयोग अभी मैं बताने वाला था, तब तक थोड़ा सा देखिए। ये बताया ना सर, गम प्लस त्वा, तो इसका रूप बनता है गत्वा। गत्वा और आ उपसर्ग लगेगा तो आगत्य बनेगा। आगत्य। इसको आगे भी देखते रहेंगे। अभी मैं ये आज ये बताने की सोच के आया हूँ कि त्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय इनका प्रयोग। त्वा का अर्थ क्या है? त्वा का अर्थ क्या है? करके। ठीक है, भोजनम कृत्वा, पुस्तकम पठित्वा। ठीक है, बालकः गच्छति, ये प्रयोग है। बालकः गच्छति। बालकः गच्छति में कौन है कर्ता? बताएं, बालकः गच्छति में कर्ता कौन है? बालकः क्रिया कौन है? क्या है? गच्छति। अब बीच में देखिए, बालक पढ़ करके जाता है, ऐसा बताना। तो क्या बताना आप बताइए, ट्राई करके मेरे साथ। बालकः गच्छति, ये तो तय हो गया। बालकः गच्छति और बालकः पठित्वा गच्छति। बालकः पठित्वा गच्छति, ऐसा। अब मैं कहना चाहता हूँ बालक पढ़ने के लिए जाता है, तो क्या हो जाएगा? पठितुम। पठितुम ये शब्द है। बालक पढ़ने के लिए जाता है। ठीक, ये तो मिटेगा नहीं, मतलब कठिन है। आज इसका हम अभ्यास करेंगे, तो सामान्य नियम समझने के पश्चात इनका प्रयोग करना है, अगर हम जान जाएंगे। देखिए, यहाँ एक पद रख दीजिए, बालकः। बालकः एक वचन है ना, बालकः, और आपने अंत में रखा पठति। बालकः पठति। बालकः पठति। अच्छा, बालकः, ये करिए पठित्वा। बालकः पठित्वा, ऐसा प्रयोग है। बालकः पठित्वा, अच्छा मैंने पढ़ लिया। बालकः पठित्वा गृहं गच्छति। गच्छति, ये प्रयोग है। ठीक, ये तो शुद्ध क्रियापद है। बालकः का किस क्रिया के साथ संबंध है? गच्छति के साथ। बालकः गच्छति, ऐसा कहा। अगर आप कहेंगे बालक पढ़ करके जाता है, तो जाता है का आप ये कहिए कि बालकः, अब इसका कर्म कौन क्या है? पुस्तकम। इसका कर्म है पुस्तकम। बालकः पुस्तकं पठित्वा। पुस्तकम पठित्वा। अगर मैं कहना चाहता हूँ देखने के लिए जाता है, क्या है? हाँ। क्या था सर उसके लिए? त्वा में दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। त्वा में क्या था? दृष्ट्वा। बोलिए दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। और यहाँ इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, द्रष्टुम। अभी इसको ऐसे रहे, द्रष्टुम गच्छति। अच्छा, अभी तक जो वाक्य आया है उसका क्या अर्थ था?
बालकः पुस्तकं पठित्वा द्रष्टुम गच्छति। इस द्रष्टुम का भी कोई कर्म होना चाहिए कि नहीं? चलचित्रम चलचित्रम। बालकः पठित्वा गच्छति, ये था वाक्य। बालकः पुस्तकं पठित्वा चलचित्रं द्रष्टुम गच्छति। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग है? त्वा का। और इसका प्रयोग, इसमें किसका प्रयोग है? त्वा का सिंपल अर्थ हिंदी में क्या है? करके। और तुमुन का क्या अर्थ है? के। ठीक है, अब ऐसी बात की आप बताते जाइए। यहाँ अहम लगाता हूँ, अहम, तो यहाँ क्या लगेगा? गच्छति की जगह दूसरा कुछ लिखामी। अहम लिखामी। ठीक, अहम लिखामी। अच्छा, मैं अब कहना चाह रहा हूँ कि मैं खेल करके लिखता हूँ। तो खेल करके का क्या होगा? अहम क्रीडित्वा। याद रहेगा? क्रीडित्वा किसे कहते हैं? खेल करके। खेलित्वा भी कह सकते हैं। अहम खेलित्वा, अहम क्रीडित्वा, अहम पठित्वा, हसित्वा। ये इम्पोर्टेंट बात है सर, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। जो द्वितीय विभक्ति होती है ना, जैसे गन्तु मान लीजिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ये विभक्तियाँ होती है ना, तो ये सब जो ये शब्द वैसे है पठितु। पठितु, इसका तृतीया का एक वचन बनेगा पठित्वा। पठित्वा भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। और द्विवचन द्वितीया का एक वचन क्या बनेगा? पठितुम। माँ लगता है द्वितीया में, ग्रामम, रामम। तो पठितु, मान लीजिए कि कल्पना करिए कि पठितु शब्द है। क्या शब्द है? पठितु। और इसमें द्वितीया का एक वचन बनाना हो तो पठितुम, राम से ब्राह्मण। और उसी पठितु शब्द का तृतीया का एक वचन बनाना हो तो पठित्वा। ये हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की दृष्टि से ऐसी बात कही जाती है। ये शब्द एग्जिस्ट करते नहीं हैं, परंतु पठितु का द्वितीया का एक वचन समझ लीजिए। तो एक ही स्ट्रक्चर है। पठितु तृतीया में बनेगा तो पढ़ करके होगा, और द्वितीया में बनेगा तो पठितुम होगा, पढ़ने के लिए होगा। ऐसा एनीवे हमें अभ्यास करना है। बालकः पुस्तकं पठित्वा चलचित्रं द्रष्टुम गच्छति। अहम क्रीडित्वा, अब इसका द्विवचन बना दें। अहम क्रीडित्वा पत्रम, पत्रम, ये सही है? लिखति, पत्रम लिखामि। अहम पत्रम लिखामि। पत्रम का लिखामि का कर्म पत्रम है, और क्रीडित्वा का कर्म तो कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है कि नहीं? क्यों हो सकता? कंदू के नगल, गेंद से खेलकर, खिलौने से खेलकर। कंदुकेन सह। हाँ, अब ये सर विचार की बात है। जैसे मैं हंसता हूँ, हंसने का कोई कर्म होता है? बैठ रहा हूँ, बैठने का कोई कर्म होता है? मैं खेल रहा हूँ, ये सोच करके बताइए, मैं क्रिकेट को खेल रहा हूँ या क्रिकेट से खेल रहा हूँ? वास्तव में क्रिकेट से है, इसलिए संस्कृत में इसका अनुवाद होगा अहम कंदुकेन सह क्रीडामि। कंदुकेन क्रीडामि। तो एक तो एक स्टेट ऑफ माइंड है खेलना, आनंदित होना, इस तरह से। तो ये सामान्य सी चर्चा आज हमने की। तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, अहम कंदुकेन क्रीडित्वा पत्रम लिखामि। ठीक है, तो स्टूडेंट से हम कहते हैं 50 धातुओं की लिस्ट बनाइए, और इन 50 धातुओं का एक जगह द्वा प्रत्यय और एक जगह तुम प्रत्यय लिख लीजिए।
1 दिन में 2 दिन में बच्चों को याद हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही है। थोड़ी सी जो इरेगुलर फॉर्म्स है उनको हटवा देते हैं। सर इसमें जो स्लेट धातु है इसमें भी कुछ वो होता है, जैसे स्वर अ आता है तो ई लगता है, ऐसा हाँ, कुछ इसके है? पीछे ना पाणिनि व्याकरण में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो काफी जटिल और सी जैसे व्यवस्था है। ऊ आता है तो वो शायद ई नहीं लगता, हाँ, ऐसा कुछ कुछ है, हाँ, ऐसा है। कुछ उसके पीछे एक जैसा वो है, फॉर्म्स है, हाँ एक जैसे फीचर्स हैं, तो उसके लिए पाणिनि ने फिर उनके आधार पर रूल्स बनाए हैं। और सर पर पहले जो जनरल फीचर्स है ना वो एक जैसे हैं। सर पहले वाक्य में भी अगर सिर्फ इतना लिखा जाए बालका पठित्वा चलचित्रम द्रष्टुम गच्छति, ठीक है, अगर पुस्तकं सिंपल पठित्वा नहीं, जरूरत नहीं, बालकः पठित्वा गच्छति, बालकः पठित्वा पठ्य गच्छति, जाए। अहं खादित्वा स्वपिमि, अहं क्रीडित्वा भोजनं करोमि। तो पहले वाली जो क्रिया है ना उसमें त्वा लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। पहले वाली जो क्रिया है उसमें व्याकरण में ऐसा कहा गया है, अगर 2 क्रियाओं का करने वाला समान व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, ऐसी क्रियाओं को समान कर्तृक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समान कर्तृक क्रियाएं। उन समान कर्तृक 2 क्रियाओं में से पहली क्रिया को कहने वाली जो धातु है उससे आगे त्वा प्रत्यय लग जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, अहम पठित्वा लिखित्वा क्रीडित्वा खादित्वा पठामि, हो सकता है ना। खाकर एक व्यक्ति ने एक काम किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5वां किया। अब आप कहना चाहते हो बालकः पठति, पढ़ने से पहले क्या किया उसने? पठित्वा लिखित्वा, क्या कहते हैं, क्रीडित्वा हसित्वा धावित्वा लिखित्वा पठति, ठीक है। अस्तु तावत् वयं इमं पाठं माने इस पाठ को पठामः, वयं इमं पाठं पठामः। सर्वेषां पार्श्वे, सर्वेषां माने हम सब, अस्माकं देशः भारतम् अस्ति, अस्माकं देशः भारतम्, मम देशः तव देशः, मम नाम तव नाम, मम नाम ओमनाथः अस्ति, तव नाम किम् अस्ति? मम नाम साईश्वरी अस्ति। अतिशोभनं नाम अस्ति, अस्याः बालिकायाः अतिशोभनं नाम अस्ति। तो मम अस्माकं, तव क्या होगा सर? युष्मा, मम, बोल जोर से बोलो, मम अस्माकं, तव युष्माकं। लिख सकते हैं, अस्माकं युष्माकं आप लिख सकते हैं सर। देखिए, अस्माकं और युष्माकं, अस्माकं युष्माकं, अस्माकं देशः युष्माकं देशः, मम देशः, मम का उल्टा क्या होगा? तव, अस्माकं का उल्टा युष्माकं, भवतः आपका, और बहुवचन में भवतां। 3 स्तर है। देखिए, मैं अपने लिए कहूँ तो क्या होगा? मम, हमारा, तुम्हारा, तेरा, एक व्यक्ति, तव, तुम्हारा, आपका, भवतः, ठीक है, भवतः, याद रहेगा ना? भवतः आपका,
और बहुवचन में क्या होगा? भवताम। अब देखिए खास बात यह है कि अहम और नहीं, मम और अस्माकम, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। मम, स्त्री भी मम कहेगी और पुरुष भी मम कहेगा, स्त्रियां भी अस्माकम कहेंगी और पुरुष भी अस्माकम कहेंगे। युष्माकम अस्माकम के संदर्भ में ये सभी लिंग है, परंतु भवतः पुरुष को अगर मैं संबोधित कर रहा हूँ तो क्या कहूँगा? भवतः। जैसे मैं अजय जी को संबोधित करके कहूँगा आपका नाम क्या है, तो क्या होगा? भवतः नाम किम अस्ति। भवतः नाम किम अस्ति। और मैं आप सबको पूछूंगा तो क्या कहूँगा? भवताम नाम किम संति अस्ति। नहीं, नाम तो एक मान लीजिए, अच्छा, नामानी कह ले संति। नहीं, अगर मैं कहूँ भवताम देशः कः अस्ति, देश तो सबका एक है ना। भवतः देशः, भवताम देशः, मम देशः, इसको आज बिल्कुल रट लेते हैं। मम देशः, अस्माकं देशः, तव देशः और युष्माकं देशः। भवतः देशः, भवतां देशः, भवत्याः देशः। भवत्याः किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग में। देखिए भवत्याः याद रहेगा, भवत्याः, भवत्याः, भवत्याः नाम किम अस्ति। सर पूजा जी को पूछिए। भवत्याः नाम किम अस्ति। मम नाम पूजा शर्मा। पूजा जी आप पूछिए सर। भवता नाम किम अस्ति। मम नाम अनुजा अस्ति। भवतः, भवत्याः याद रहेगा, भवत्याः। ठीक है, आप अपनी माता जी से पूछोगे वहाँ मम्मी आपका नाम क्या है, तो क्या कहोगे? भवत्याः भवत्याः नाम किम अस्ति। अस्ति। पापा को पूछोगे तो भवतः नाम किम अस्ति। ऐसे याद रहेगा। इसका बहुवचन क्या होगा? ठीक है सर। हाँ, भवत्याग, हाँ ऐसे बोल रहा था। भवती नाम, भवती नाम, भवती नाम। इसका मतलब है सर, अगर सभी महिलाएं यहाँ बैठती और उनसे पूछा जाए कि आप सबका नाम क्या है, आज सबका देश क्या है मान लीजिए ना। देश क्या है, भवती नाम देशः किम कः अस्ति। भवती नाम देशः कः अस्ति। सामान्य रूप से महिलाएं भी बैठी हो और पुरुष भी बैठे हों तो किसका प्रयोग करते हैं? भवतः या भवताम। भवताम सर्वेषां देशः भारतम अस्ति। अस्तु। मम दे बोलिए मम देशः मम देशः भारतम अस्ति। अस्ति। तव देशः देशः भारतम भारतम् अस्ति। अस्ति। अस्माकं देशः अस्माकं देशः भारतम अस्ति। अस्ति। युष्माकं देशः युष्माकं देशः भारतम अस्ति। भारतम् अस्ति। भवतः देशः भारतम अस्ति। देशः भवतां देशः भारतः अस्ति। भवत्याः देशः भारतम अस्ति। भवतीनां देशः भारतम अस्ति। सर सर्वेषां का मतलब सर्वेषां, सबका। बहुवचन सर्वे का। जैसे मैं कहूँ आप सबका, तो भवतां सर्वेषां, भवतां सर्वेषां। अस्तु। वयम, अब ऐसे जैसे त्वा प्रत्यय के, तुमन प्रत्यय के 20-20 वाक्य बना करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, है ना सर? या अगली बार ले आइए। ये अच्छी तरह से अभ्यास तभी हो पाएगा क्योंकि सर 15 दिन बाद मिलते हैं, तो 15 दिन तक एंगेज करने का तरीका यही है
5-5 सेंटेंस रोज लिख करके रख लीजिए और मुझे या तो मुझे भेज दीजिए, मैं देख करके आ जाऊँगा। मैं तो स्टूडेंट से सर यही कहता हूँ कि ये जो इस प्रश्न पर उत्तर लिख के लाओ, तो वो 5-6 पेज, मैंने कहा 3-4 किताब रख करके देख करके भी लिख के लाओ, पर तुम्हारा लिखा हुआ होना चाहिए और मुझे भेजो। वो मुझे भेज देते, मैं देखता भी नहीं हूँ, मेरे लिए तो यही सफिशिएंट है कि उन्होंने लिख लिया। उसके बाद सर अगली क्लास में वो बिल्कुल उनको विषय आ चुका होता है लिखने के बाद, क्योंकि लिखने से होकर के जब गुजरते हैं ना तो विषय लगभग आ चुका होता है। अस्तु अयम पाठः वर्तते। वर्तते का क्या अर्थ है? बोलते वर्तते का क्या अर्थ है? बोलते नहीं, वर्तते है। पुस्तकम वर्तते, बोलिए। पुस्तकम वर्तते। दूसरा शब्द क्या था? 3 शब्द बताए थे। एक अस्ति, एक वर्तते और एक विद्यते, विद्यते अस्ति, वर्तते और विद्यते। विद्यते। वर्तते से वर्तमान बना, क्या बना? वर्तमान। और विद्यते से विद्यमान। विद्यमान। जो है वह विद्यमान। पुस्तक विद्यमान है, पुस्तक वर्तमान है। तो वर्तते, याद है? वर्तते। अगर मैं पूछूंगा तव नाम किम अस्ति, मैं कैसे पूछ सकता हूँ इसी बात को? तव नाम किम वर्तते। वर्तते भी कह सकता हूँ मैं। 3 शब्द मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए, अस्ति तो सब जानते हैं, अस्ति, अस्ति। वर्तते कैसे लिखते हैं जी? वह त के ऊपर डबल ता है ना, वर्तते, ऐसे कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। वर्तते वर्तते, वर्तते और विद्यते विद्यते, विद्यते। अस्ति, वर्तते, विद्यते। अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति? अस्माकं देशस्य नाम भारतम् अस्ति। अस्माकं देशस्य नाम भारत भारतम अस्ति, वर्तते और विद्यते। माता गृहे वर्तते न वा? माता ये गृहे वर्तते न वा? माता गृहे वर्तते न वा? न वा माने या नहीं है कि नहीं? वर्तते न वा, है या नहीं? माता घर पर नहीं है। हाँ, मान लीजिए माता गृहे वर्तते न वा, है या नहीं? न वा क्वेश्चन करने का प्रश्न प्रश्न है। अस्तु अयम पाठः योग विषयः पाठः वर्तते। कस्य विषयः वर्तते? अत्र योगस्य विषयः वर्तते। वयम् अपठाम, वयं पठितवन्तः। अस्तु, देखिए दूसरा पैराग्राफ। हम पहला पैराग्राफ पढ़ चुके थे, शायद दूसरा भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, तो पढ़ेंगे। पूरा, पूरा किसे कहते हैं? पूरा, नगर नगर को तो स्थान पूरा गाँव को कहते हैं। ना, पूरा शब्द से हम परिचित हैं, ट्राई करिए। महल, सर आप तो और भी ज्यादा अच्छे से गरम पूरा नगर, महल, सब। ना, सब परिचित सारा हैं। मतलब सारा। नहीं, और ट्राई करिए। पूरा पूरा, पूरा, पुराने समय। हाँ, पहले पहले का, पहले समय। पूरा। पूरा काल माने पहले समय में। पूरा काल में, पूरा काल में ऐसा प्राचीन होता था। काल में। पूरा। दो शब्द है सर, एक तो शब्द है पूर्व, पूर्व, हाँ? इसका पुहु बन जाता कई बार, पुहु। पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? नगरी। जैसे भद्रपुर, कानपुर जयपुर, कानपुर, ये सब के सब पूर्व शब्द हलंत है। पूर्व, बहुत सारी नगरियों का नाम था पूर्व। तो पूर्व, बल्कि सर ये जो अस्माकम शब्द है ना, अस्माकम, अस्माकम, इसका अर्थ क्या बताया था मैंने? हम सबका। हम सबका। इसके लिए एक शब्द है, इसकी जगह हम बोल सकते हैं नहा।
नहा, नहा का अर्थ क्या है? हाँ, हमारा। अस्माकम का अर्थ क्या है? अस्माकम देशः, इसका अर्थ क्या है? हम सब हमारा देश। और नहा देशः, अस्माकम का जो अर्थ है वो ही अर्थ नहा का भी है। गायत्री मंत्र में धियो यो नः छोड़ दे तो वहाँ तो ना है हमारी काफी सर उसका उसका अन्वय है नहा धियः, नहा धियः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करें। नहा, तो ना का अर्थ है अस्माकम। अस्माकम, नहा। ना ना का अर्थ नहीं है। नहीं, विसर्ग देखिए, विसर्ग। विसर्ग है ना क्या? बिना विसर्ग तो ना का अर्थ नहीं है। नहा इसका अर्थ क्या है? क्या सह और स के बीच में भी भेद होता है? नहीं, उसमें कोई भेद नहीं कई है। जगह सह लिखते हैं, कहीं स लिखते हैं। उसको मैं बताऊंगा संधि में, उसमें विकल्प से विसर्ग होता है। तो एक बार और बता दूं, देखिए एक शब्द है ते और एक शब्द है वह और एक शब्द है मैं और एक शब्द है ना। कैसे देखिएगा? दैट की जगह कोई और तब की जगह मैं क्या कह सकता हूँ? ते। और मम की जगह मैं क्या कह सकता हूँ? मैं। इसी तरह से युष्माकम की जगह मैं क्या कह सकता हूँ? युष्माकम की जगह। और अस्माकम की जगह अस्माकम की जगह क्या है? वाह है। और अस्माकम की जगह क्या है? ना। ना। सर मार्कर दैट की जगह कोई और यूज करते वैसी जगह ने में मम में हालत नहीं है। मामा, इसलिए तो हम बच्चों को हर कोई मम कहते हैं। मामा, मामा देशः बोलिए। मामा देशः। मे देशः, मे देशः। अभी इसमें अंतर बताऊंगा मैं आपको, परंतु मे देशः इसका अर्थ क्या है? मेरा देश। मम देशः इसका अर्थ क्या है? मेरा देश। मे और मम इन दोनों का अर्थ एक लिख लीजिए। मे देशः, मे देशः। ये हमारा देश। नहीं, मे माने मेरा, मेरा मे देशः। मेरा देश। बार बार कम्युनिकेट संस्कृत में बहुत आता है। मे देशः माने माई कंट्री और मम देशः माई कंट्री। तो इसका ओरिजिन क्या है ये यूज करने का, मे और ये ते? पाणिनि व्याकरण में तो क्या करते हैं कि तव की जगह ते आदेश हो जाता है, परंतु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ते शब्द अलग है, तव शब्द अलग है, दोनों का एक ही अर्थ है। अभी इसमें एक छोटा सा अंतर है, उसको इस पे याद रखना चाहिए कि ते से आप वाक्य आरंभ नहीं कर सकते। सर ते तव पुस्तकम अस्ति ऐसा कह सकते हो, परंतु ते पुस्तकम अस्ति ऐसा नहीं कहना चाहिए। ते का प्रयोग एक शब्द के बाद में आता है। पुस्तक तुम्हारी है, पुस्तकम ते अस्ति, पुस्तकम ते अस्ति, पुस्तकम नः अस्ति। क्या अर्थ हो गया? नः हमारा। केवल गायत्री मंत्र याद करो। हमारी है। धियो यो नः, नः धियः इसका अर्थ क्या है? हमारी बुद्धियों। तो सिंपल सी, मम नाम मे नाम, तव नाम ते नाम, युष्माकं देशः वः वह देशः, देश। अस्माकं देशः वह देश। नः देशः। अपने से फ्रेंच किसी ने पढ़ा हो तो VOUS इसका अर्थ क्या होता है? मैंने भी एक ही बार थोड़ा सा 6 महीने के लिए पढ़ा था। इसको वू कहते हैं सर, वू। इसका अर्थ होता है आप। वू,
नहीं, VOUS का उच्चारण नहीं करते, वो। तो क्या बोलते हैं आम? अब इसको NOUS, इसका अर्थ क्या है? नू, नू, नू जावो, हम सब जाते हैं। भू जावे, आप सब जाते हैं, है ना। वो अब देख लीजिए, मैं इसको यहाँ संबंध है कि नहीं, वाह और ना, विसर्ग भी है ना सर, देख रहे हैं, विसर्ग भी है। तो एनीवे, तो मैं एक महर्षि दयानंद का एक छोटा सा वाक्य, वो पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, तो वो कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। तो वो कहते हैं तत्र, तत्र माने क्या हो गया? वहाँ पर। अगर मैं आपसे मेरे से पूछूं कि भवतां प्रदेशः कः अस्ति, भवतः प्रदेशः कः अस्ति, क्या अर्थ हो गया? भवतः, इसका अर्थ क्या हो? आपका। आपका। प्रदेशः कः अस्ति, मम प्रदेशः उत्तर प्रदेशः। उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में, मम प्रदेशः उत्तर प्रदेशः अस्ति। फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, तत्र का नगरी, क्या अर्थ हो गया? तत्र माने कुत्र, उत्तर प्रदेश में कौन सी नगरी है? का नगरी, उत्तर प्रदेश में कौन सी नगरी है? तत्र नोएडा नगरी। नोएडा नगरी, है ना। मेरी नगरी क्या है? नोएडा नगरी है, कानपुर नगरी है, ऐसा कहेंगे ना आप। तो महर्षि दयानंद ने एक वाक्य लिखा, छोटा सा संस्कृत वाक्य प्रबोध, मैं आप सबको भी ला करके दूंगा। उसमें कुछ वाक्य हैं सरल संस्कृत सीखने के लिए। तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो कहते हैं मैं गुजरात के रहने वाला हूँ, मान लीजिए। फिर वो पूछते हैं तत्र का पूर्वः, तत्र का पूर्वः, थोड़ा सा इसको एंजॉय करिए। उन्होंने मान लीजिए पूछा कि भवतः प्रदेशः कः अस्ति, क्या पूछा? तव प्रदेशः कः अस्ति, क्या अर्थ हो गया इसका? तव प्रदेशः या युष्माकं, तव भी छोड़ दीजिए, युष्माकं प्रदेशः कः अस्ति, क्योंकि प्रदेश पुल्लिंग है इसलिए कः। युष्माकं, युष्माकं का अर्थ क्या है? तुम सबका। फिर से बोलिए, युष्माकम का क्या अर्थ है? तुम सबका। अस्माकम का क्या अर्थ है? हम सबका। ते का अर्थ क्या है? वे। ते नहीं, वे तो है ही यहाँ, तेरा। तेरा। ते का अर्थ तव है, मे का अर्थ मम है, ठीक है ना। अच्छा, और उन्होंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश के। फिर वो पूछते हैं तत्र, वहाँ आप तुम सब कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने कहा हम सब गुजरात के रहने वाले हैं। फिर महर्षि दयानंद पूछ रहे हैं तत्र का, इसका अर्थ क्या हो गया? तत्र माने वहाँ, का माने कौन सी। अब ये लिखा उन्होंने पूर्वा। कुछ संगति लग रही है? नहीं लग रही ना, अभी सामान्य दृष्टि से तो संगति नहीं लग रही। पूर्व माने क्या है? पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या पूर्व काल होता है। पूर्व शब्द को देख करके कैसे देखें यहाँ, पूर्व शब्द को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लिखा जाएगा पूर्व। इसका सामान्य अर्थ जो हिंदी में, संस्कृत में हम जानते हैं, उसका अर्थ क्या है? ईस्ट, कोई दिशा या टाइम। अब मैंने आपको बताया था पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? नगरी। नगरी। और वह का अर्थ क्या है? युष्माकम। तुम सब। युष्माकम। तो वो ऐसा भी लिख सकते हैं, तत्र का पूर्व वह, क्या अर्थ है? तत्र का पूर्व वह, क्या अर्थ हो गया? वहाँ तुम किस नगरी में रहते हो? नहीं, तत्र माने वहाँ, वह, वह का अर्थ है युष्माकम। पूह माने नगरी का, क्योंकि पूर्व शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ का शब्द लिखे, का। तो लिखा ऐसे जाएगा,
क्योंकि इसको ऐसे लिखें तो सब समझ जाएंगे, परंतु र व के ऊपर आ जाता है हमेशा। र के बाद में अगर ऐसा कोई दूसरा व्यंजन है तो वो व्यंजन के ऊपर र चढ़ जाता है। हम तो इस बात को जानते ही हैं। जैसे कर्म शब्द का अर्थ क्या लिखते हैं? कर्म, कर है और आगे माँ है, तो इसको कैसे लिखते हैं? कर्म, माँ के ऊपर चला जाता है। ये मालूम है आपको? देखो कि एक है, मान लीजिए कि का है, का के बाद में रा है और यहाँ है माँ, तो ये रा कहाँ चला जाएगा? रेफ हो जाता है। यहाँ का, रा और माँ है, ठीक है ना। एक ऐसी स्थिति है, का भी हलंत है, रा भी हलंत है और उसके बाद माँ है, और एक है का और उसके बाद केवल रा हलंत है, ये माँ है। ये कैसे जाएगा? क्या अंतर है इन दोनों में? दूसरे में रेफ हो जाएगा उसका। पहले को कैसे लिखेंगे? क्रम, ठीक है पूजा जी। पहले को क्या लिखेंगे? क्रम, क्योंकि इसमें का भी आधा है और रा भी आधा है। का है, रा है, उसके बाद में आ है। अब यहाँ का है, फिर आ है, इसके बाद में रा है। इसको लिखते हैं क्रम और इसको लिखते हैं कर्म। तो यहाँ देखिए पूर और वा, तो ये रा कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा, इसीलिए राधा नहीं, क्रम में रा नहीं, क्रम में रा आता नहीं, रा के बाद र पूरा है। मतलब का और रा संयुक्त है ना, ये कह रहे थे हम। का के बाद में रा पूरा है। रा पूरा है, तो अच्छा रा हमें आ ये सर ऐसा कहा जाता है, का और रा है ना, ये तो संयुक्त हो गए ना, आ तो उसके बाद आया। अगर का और रा संयुक्त हैं तो क्रा बनेगा, और का और रा के बीच में कोई भी स्वर है, संयोग किसे कहते हैं? जिन हलों के बीच में अच का व्यवधान नहीं है, जिन व्यंजनों के बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है, उनको कहते हैं संयुक्त। संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या हो गया? जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है वो संयुक्त हो गए, जुड़ गए। स्वर जो है उनको अलग अलग कर देता है, ठीक है। जैसे राम शब्द में एक है रा और एक है आ और एक है मा। यहाँ रा और मा संयुक्त है क्या? नहीं है, बीच में क्योंकि स्वर बीच है। में स्वर है। आज जैसे मैं कह रहा था का और रा, और मान लीजिए इधर आ भी हो, कोई बात नहीं, पर इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है। स्वर नहीं है, तो ये संयुक्त है। अस्माकं पार्श्वे अल्पः एव समयः वर्तते। अस्माकं पार्श्वे, पार्श्वे हमारे पास अल्पः एव समयः वर्तते। आज एक शब्द, तीन शब्द कर दिए, अस्ति, वर्तते और विद्यते। बस तो यहाँ बैठाना। देखिए दूसरा पैराग्राफ देख लीजिएगा। पुरा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल। पुरा, पुरा तत्व किसे कहते हैं? पुरा काल, पुराण शब्द देखिए, पुरा शब्द से जुड़े हुए, पुरातन। इसमें एक ही बात याद रखने की है सर, पुरा शब्द अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या है? इसके रूप नहीं चलेंगे, अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है। पुरा माने इन दी ओल्डन डेज, यही कहते हैं ना सर, इन दी ओल्डन डेज कुछ कहते हैं, प्राचीन काल में। पुरा, पुरा शब्द के रूप में याद नहीं चलेंगे। पुरा भारतवर्षे, क्या अर्थ हो गया भारतवर्ष का? भारतवर्ष में। अच्छा देखिए, ए जब लग जाता है तो क्या अर्थ बन जाता है? में। भारत में इसका क्या होगा? भारते। भारतीय विद्या भवन में इसका क्या होगा? माता गृहे अस्ति, माता गृहे अस्ति। अध्यापकः कार्यालये अस्ति। ये वो सप्तमी एक वचन। एक वचन। हाँ, अकारांत शब्द का बोलिए। हाँ, माता गृहे अस्ति, माता गृहे अस्ति। अध्यापकः
विद्यालये अस्ति प्रधानमंत्री भारते नास्ति। पूरा भारतवर्षे गुरुकुलेषु। अब बताइए, एक है भारतवर्षे और एक है गुरुकुलेषु, दो हैं, दोनों सप्तमी विभक्ति है। क्या अर्थ है इसका? भारतवर्ष में, गुरुकुल में, गुरुकुलों में, गुरुकुलों में, गुरुकुलेषु, गुरुकुलों में। अब बालक में इसका अनुवाद क्या होगा? रामेषु, हाँ, बालक में इसका अनुवाद क्या होगा? बालकेषु, बालके। बालक, बालकों में बालकेषु। बालकेषु। और अगर दो बालक हैं तो हाँ, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, द्विवचन है। अभी सर प्राकृत से क्या है ना, वहाँ केवल द्विवचन और बहुवचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। अभी बताते हैं। तो बालके और बालकेषु, गृहे गृहेषु, गृहेषु, केशे केषु, केशेषु, किसे कहते हैं? केशों में, केशेषु। एक केश है और बहुत सारे केश। केशवे और केशव किसे कहते हैं? जिसके केश बहुत सुंदर हैं उसको केशव कहते हैं। जिसके केश बहुत सुंदर हैं उसको केशव कहते हैं। शिव को भी बोलते हैं भगवान कृष्ण को कृष्ण को गंजा देखा आपने? कृष्ण। भगवान कृष्ण को कभी गंजा देखा आपने? नहीं देखा। बाल की वजह से आदमी स्मार्ट होता है, इसलिए भगवान कृष्ण जैसा स्मार्ट भगवान कोई दूसरा नहीं, इसलिए केशव कहलाते हैं। बालों की वजह से स्मार्ट है। तो पूरा भारतवर्षे गुरुकुलेषु प्रातः काले, देखिए तीन शब्द हैं और तीनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। एक में बहुवचन है और एक में दो में एक वचन है। भारतवर्षे और प्रातः काले, और प्रातः काले और शाम के लिए क्या बोले? सायंकाल, सायंकाले। बोलिए सायंकाले। सायंकाले है। प्रातः काले अहम प्रातः काले प्रातराशम करोमि। प्रातराश समझते किसे कहते हैं? प्रातराश, ब्रेकफास्ट। अहम सायंकाले भोजनम करोमि। ब्रेकफास्ट क्या है सर? प्रातःराश, प्रातःराश कहते हैं शायद, प्रातःराश, प्रातःराश कहते हैं शायद। प्रातःराश कहते हैं, कैसे होते हैं? स्पेलिंग एक्चुअली याद नहीं आ रहा, प्रातः या प्रातः। देखिए, तो इस पैराग्राफ को पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितने अधिक पैसेजेस पढ़ेंगे उतना ही लाभ है। पूरा भारतवर्षे गुरुकुलेषु प्रातः काले सूर्य प्रणामः छात्राणां पाठ्यक्रमस्य अभिन्नम अंगम आसीत्। अब देखिए, वाक्य आपको कठिन भी लग सकता है, परंतु इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने आप बताइए क्या अर्थ हो सकता है इसका? पूजा जी आप बताइए। प्राचीन समय में भारतवर्ष में के गुरुकुलों में प्रातः काल सूर्य प्रणाम से छात्र से क्यों लगाया? सूर्य प्रणाम छात्राणाम पाठ्यक्रमस्य। सूर्य प्रणाम छात्रों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग था। अब देखिए कितना अच्छा बता दिया। छात्राणाम, ये कहाँ का प्रयोग है? छात्रों के, है ना, बहुवचन। अगर एक वचन में बता दीजिए, सिंपल सी बात है। रामस्य, हाँ, और छात्र का? छात्रस्य। छात्र। सर अध्यापक का ऐसा कहना हो तो? हाँ, अध्यापकों का? षष्ठी विभक्ति, एक वचन और एक वचन। अब देखिए, सप्तमी विभक्ति का अर्थ किसके लिए होता है? में और पर के लिए। अधिकरण, लोकेटिव। फिर से देखिए, बालक में, अजय जी बताइए, बालक में, बालके, बालके, बालकों में, बालकेषु, बालकेषु। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, बालक का, बालकस्य, बालकों का, बालकानां। बालकानां। ठीक रहेगा? तो छात्राणाम पाठ्यक्रमस्य, छात्राणाम ये बहुवचन में है और पाठ्यक्रम का एक वचन। एक वचन में। अगर इसका बहुवचन बनाना हो तो ठीक है।
पाठ्यक्रमों का अभिन्नम अंगम आसीत। क्या अर्थ है इसका? अभिन्न अंग था। अच्छा, आसीत पास्ट टेंस है। किसका पास्ट टेंस है? अस्थि का। अस्थि का पास्ट टेंस क्या है? आसीत। अस्थि का बहुवचन क्या है समझिए, आप बताइए। संति। संति। संति का पास्ट टेंस आपने हाँ? आसन। आसन। अस्थि है ना, अस्थि है। आसन। अस्थि का आपने पास्ट टेंस क्या बनाया? आसीत। आसीत, ठीक है ना। अच्छा, संति का आसन। आसन पास्ट टेंस। ऐसे ही धीरे धीरे समझने की जरूरत है। आसन। योगस्य क्या अर्थ हो गया? योगस्य का एक एक शब्द से देखिए। योगस्य का अर्थ क्या? योग नहीं, करना कैसे क्या है? अभी बताया। रामस्य का अर्थ क्या है? राम का। शास्त्रस्य का अर्थ क्या है? छात्र का। योगस्य का सिंपल अर्थ क्या है? योग का। योग का। अच्छा, योगा नाम का अर्थ क्या है? योगों का। योगे का अर्थ क्या है? योगेशु माने योगों में। योगों में। अगर मैं कहूँ योगेशु पातंजल योगः श्रेष्ठतमः। योगों में पतंजल योग श्रेष्ठ है। हाँ? ये तो कैसे भी समझ रहे हैं। हाँ, तुक्के से ही शुरू होता है। बच्चा तुक्के से ही समझना शुरू करता है और बिल्कुल भाषाविद बन जाता है। योगेशु, मैं तो अभी तुक्के से ही समझते समझते बहुत अच्छी तरह से सीख के आया हूँ। भूल न जाऊँ मैं प्राकृत सीख के आया हूँ एक महीने प्रॉब्लम तो से। यही है ना, हाँ? अभी तो आपको आती होगी, आपको क्लियर है, लेकिन अब पढ़ेंगे नहीं तो भूल हाँ, जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं। पर सर, प्राकृत बिना संस्कृत जाने बहुत कठिन है सीखना। अगर आप संस्कृत ऑलरेडी जानते हैं, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, वही ग्रामर है। सर क्या चीज़ है? प्रॉब्लम क्या चीज़ है? वतन में हमने वही सीखे हैं क्या चीज़? भाषा। वतन में भी वही है, अच्छा, वही है संस्कृत की तरह। बिल्कुल एक्सेप्ट। सर आपका क्या प्रोग्राम? बहुत ज़्यादा अच्छा। केवल लिपि का भेद है। अच्छा, प्राकृत में तो वो भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत हम जिसमें लिखते हैं वो तो संस्कृत की लिपि अपनी है नहीं। देवनागरी। देवनागरी तो बाद की है। प्राकृत किस पे लिखी जाती है? इसी तरह मेरा मतलब है जैसे संस्कृत में समास है, संधि है, बिल्कुल वैसी वैसी दिखती चली जाए। मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा था कि हम संस्कृत इतने 30 साल से संस्कृत पढ़ रहा हूँ और मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा था, पर JNU की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, वही हम 22-23 साल के, वो पता नहीं कैसे फॉलो कर रहे थे। वो तो अपने यूथ होने की वजह से फॉलो कर रहे होंगे, जबकि कठिन था उनके लिए, तो कठिन था। सर एक तो जिनको होता है ना मेमोराइज करने की वो हाँ। पावर होती है, ग्रास्पिंग पावर वो तेज होती है। सर 1100 सूत्र हैं हेमचंद्र के। हेमचंद्र का व्याकरण है। हेमचंद्र का जो संस्कृत व्याकरण, जैसे पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखा, हेमचंद्र ने एक व्याकरण लिखा सिद्ध हैम शब्दानुशासन। उसमें जो अंतिम अध्याय है 8वां, उसमें प्राकृत व्याकरण का, प्राकृत भाषा का व्याकरण प्रस्तुत किया गया। उसके 1100 सूत्र हैं। अब लड़के लड़कियों ने 500 सूत्र तैयार कर लिए इतने दिनों में। हमें तैयार सूत्र तैयार नहीं हो रहे थे, हमें तो भाषा समझ में आ गई, पर सूत्र उन लोगों ने याद किए। आज के सर उनके पास टाइम युवा- होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। नहीं, आपने उनके पास जबरदस्ती मेधा डिवोट भी किया ज़्यादा होगा। है आज के बच्चों में ना। मेरा मतलब उनके लिए इंस्पिरेशन ज़्यादा है ना, शायद इसका भविष्य में काम आएगा। एज की बात एज में बहुत अंतर होता ये है, बेटे बहुत जल्दी याद करते ये बहुत ज़्यादा। हैं। हम लोग समझ लेंगे। ब्रेन में प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, बात न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो अच्छी है लेकिन रिटेंशन रिटेंशन मतलब उसको याद करना कठिन है ना, समझना सरल है। अगर यहाँ आपको योग दर्शन में पढ़ाने का प्रयास करूँ तो 10 दिन में योग दर्शन के सारे सिद्धांत लगभग आप प्रयास कर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये विषय पढ़ना ही कठिन है, पढ़ाना भी कठिन है। देखिए, पुरा भारतवर्षे गुरुकुलेषु प्रातः काले सूर्य प्रणामः छात्राणां पाठ्यक्रमस्य अभिन्नम अंगम आसीत्। अब ये सरल है। योगस्य अस्मिन् प्रक्रियायां
योगासनानां प्राणायामस्य च समावेशः भवति। इसमें समावेशः करना। देखिए, योगस्य अस्मिन प्रक्रियायां, गांव में इसकी संस्कृत बनाइए पूजा जी। गांव में ग्राम नहीं, गांव में, ग्रामे गांव का। ग्रामस्य अब सर इस गांव में, अस्मिन् ग्रामे इस गांव में का क्या? इस गांव में, तस्मिन् ग्रामे अस्मिन ग्रामे, जोर से बोलिए। अस्मिन ग्रामे, अस्मिन ग्रामे, उस गांव में, तस्मिन् ग्रामे तस्मिन ग्रामे। अच्छा, जिस गांव में, जिसका क्या होगा? यस्मिन यस्मिन ग्रामे। देखिए, एक शब्द ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द है। अब इसका ग्रामस्य बनाना, तो अर्थ हो गया अस्य ग्रामस्य। क्या अर्थ हो गया? अस्य ग्रामस्य। अस्य ग्रामस्य किं नाम अस्ति? अस्य ग्रामस्य किं नाम अस्ति? ठीक है, इस गांव इस गांव का, क्या नाम है? अस्य ग्रामस्य, इस गांव में, अस्य ग्रामे अस्मिन अस्मिन ग्रामे। ये बस क्योंकि सेंटेंस, विभक्ति सेम लगेगी ना। ये प्रयास कर रहा षष्ठी है हूँ वो फिर सप्तमी लगेगी अस्मिन। जी। कई बार लोग ये कहते हैं कि आप पूरा वाक्य याद कर लीजिए। अस्मिन ग्रामे, अस्य ग्रामे, अपने आप आने लग जाएगा। यह ध्यान में नहीं होना चाहिए कि षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति। अस्य ग्रामस्य कः किं नाम? अस्मिन ग्रामे कः वसति? कः वसति का अर्थ क्या है? कौन रहता है? रहता है। यस्मिन ग्रामे रामः वसति। बोलिए, यस्मिन ग्रामे रामः वसति। तस्मिन् एव ग्रामे ग्रामे सीता वसति। सीता वसति। क्या अर्थ हो गया? जिस ग्राम में राम रहता है उसी ग्राम में सीता जी रहती है। यस्मिन ग्रामे, यस्मिन तस्मिन्, कस्मिन्, कस्मिन् ग्रामे, कस्मिन् ग्रामे। मैं कहूँगा कि भवतः पितुः भवतः जनकस्य नाम किम् अस्ति? पहला प्रश्न क्या हो गया? भवतः जनकस्य, जनक किसे कहते हैं? पिता। भवतः जनकस्य नाम किम् अस्ति? आपका क्या उत्तर है? मम जनकस्य नाम देवदत्तः अस्ति। मैं कहूँगा तव जनकः कस्मिन् ग्रामे वसति? तव जनकः कस्मिन् ग्रामे वसति? आपने कहा मम जनकः सदरपुर ग्रामे वसति। त्वं पुत्र, त्वं के साथ क्या लगेगा? त्वं पुत्र वससी। वससि। मैंने प्रश्न पूछा त्वं पुत्र वससि, आप कहोगे कि यस्मिन् ग्रामे मम जनकः वसति तस्मिन् एव ग्रामे अहम् अपि वसामि। यस्मिन् देशे महात्मा गांधी उत्पन्नः। अच्छा, यस्मिन् ग्रामे महात्मा गांधी उत्पन्नः तस्मिन् एव देशे अहम् अपि उत्पन्नः। उत्पन्न योगस्य अस्मिन्
प्रक्रियायां योगासनानां प्राणायामस्य च समावेशः भवति। समावेश होता है। योगासनेन कापि हानिः न भवति। अब देखिए योगासनेन इसका अर्थ क्या हो गया? योगा से योगासन से। योग अलग होता है, योगासन अलग होता है। तो योगासन करते हैं ना स्ट्रेचेस। योगासनेन तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति योगासन। देखिए इसमें संधि है, योग और आसन। योग प्लस आसन क्या हो गया? योगासन। तो एक शब्द बन गया योगासन। योगासन। अब यह देखने का प्रयास करें, योगासन से अगर यह कहना चाहूँ तो क्या अर्थ हो जाएगा? योगासनेन कापि हानि नास्ति। कापि में दो शब्द हैं। हानि शब्द का स्त्रीलिंग में क्या होगा? का, एक तो का है, एक का। का अपि। का अपि इसका मतलब कोई भी हानि ना भवति। नहीं। योगासनेन कापि हानिः न भवति। शरीरे, शरीरे का अर्थ क्या हो गया? शरीरे का अर्थ क्या हो गया? शरीर में। शरीर में, बिल्कुल सिंपल हिंदी में। शरीर में और चित्त में शरीरे चित्ते च। क्या अर्थ हो गया? और शरीर शरीर और चित्त शरीर में में चित्त और चित्त चित्त में। ये जो चा है ना, दो के बीच में चा नहीं लगाते। दोनों को कहने के बाद जैसे सीता और गीता, संस्कृत में क्या होगा? गीता गीता च। चा। तो शरीर में और चित्त में इसकी संस्कृत क्या होगी? शरीरे चित्ते च स्फूर्ति ही जायते। क्या अर्थ हो गया? स्फूर्ति उत्पन्न होती। जायते का अर्थ, जायते का अर्थ क्या है? उत्पन्न। न जायते म्रियते कदाचित। भगवत गीता याद रखें। न जायते, न जायते का अर्थ आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न न जायते न म्रियते नायं भूत्वा भविता वा पुनः। देखिए ना अयम भूत्वा, भूत्वा शब्द पढ़ा था हमने। भूत्वा किसे कहते हैं? हो करके भविता होने वाला है। ऐसा भी नहीं कि अभी हुआ फिर बाद में होगा, ऐसा नहीं है। ये तो हमेशा है, एवर एग्जिस्टेंट है। तो शरीरे चित्ते च स्फूर्ति ही जायते। शवासनेन उच्च रक्तचापस्य निराकरणं भवति। क्या अर्थ है इसका? शवासन से उच्च रक्तचाप का निराकरण होता है। जब का प्रयोग देख रहे हैं ना। अच्छा, शीर्षासनेन बुद्धिः तीव्रा भवति। अगला है शलभासनेन ताड़ासनेन च पीड़ायाः मुक्तिः प्राप्यते। क्या अर्थ हो गया? तीव्रा जो है ये तो स्त्रीलिंग है ये। हाँ, यहाँ ये इसका विशेषण है ना, बुद्धि का। बुद्धि तीव्र। जब बुद्धि भी स्त्रीलिंग है। बुद्धि इसलिए तीव्र है। मान लीजिए कि शब्द है योगः, तीव्र का विशेषण हो जाए योग। तीव्रः योगः। और इसका जो शब्द रूप होगा रमा के जैसे होगा। रमा के जैसे होगा। अगर मैं कहूँ कि तीव्र राग है तो क्या अर्थ हो जाएगा? तीव्रः रागः। क्योंकि राग शब्द पुल्लिंग है, इसलिए तीव्रः रागः। ठीक है ना? अगर मान लीजिए यहाँ शब्द है रोगः, रोग शब्द भी पुल्लिंग है। तीव्रः रोगः। अच्छा, तपस शब्द है। तपस ये दिखता तो है रोग योग ऐसा तपः, परंतु ये स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है। तो क्या हो जाएगा यहाँ?
तीव्रम तपः, तो बुद्धि ही तीव्रा। फिर यहाँ पे इसका क्या अर्थ है? शरीरे चित्ते च स्फूर्ति ही जायते। जायते का अर्थ होता है आती है। जायते मतलब पैदा होती है। तभी तो मैं कह रहा था भगवत गीता का वो श्लोक आपने पढ़ा, बार बार पढ़ाते रहिए आप। न जायते न म्रियते। आत्मा के लिए क्या है पूजा जी? कभी आत्मा पैदा नहीं होता है, न जायते। ठीक है। शलभासनेन ताड़ासनेन च मुक्ति ही प्राप्यते। किससे मुक्ति मिलती है? पीड़ायाः, पंचमी विभक्ति है। पीड़ा से, बालिका से, इसका अर्थ क्या हो गया? पीड़ा या पंचमी भी होती है, षष्ठी भी होती है। षष्ठी भी होती है। तो यहाँ किसका, यहाँ क्या है? से है तो पंचमी। पीड़ायाः मुक्ति। पंचमी। वो सर ज्ञानान मुक्ति की बात आती है ना बार बार। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक वाक्य है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञानात मुक्ति ही भवति, पंचमी विभक्ति है ना। ज्ञान से मुक्ति होती है। वेदांत का यह सिद्धांत है कि अगर मुक्ति होगी तो केवल और केवल किससे होगी? ज्ञान से मुक्ति होगी। मीमांसा और वेदांत के एक दो आचार्य ये कहते हैं कि ज्ञान प्लस कर्म। ज्ञान से मुक्ति मानने वाले आचार्य हैं आचार्य शंकर। शंकर कहते हैं किसी भी तरह से ज्ञान घटित होना पड़ेगा तब मुक्ति होगी, बिना ज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती है। फिर उनसे पूछा जाता है फिर कर्म किस लिए किया जाए? बोले तो कर्म करने से तो केवल चित्त जो है निर्मल होता है, और निर्मल चित्त में ही ज्ञान घटित हो सकता है। तो कर्म का मुक्ति के प्रति साक्षात योगदान नहीं है। कैसा योगदान है? परंपराया योगदान है। मुक्तिम प्रति ज्ञानस्य साक्षात कारणता नास्ति। मुक्ति ही कस्मात् भवति? ज्ञानात् मुक्ति ही भवति। अस्तु। एवं तावत् कर्मणः मुक्तिः न भवति। कर्मणः किं भवति? कर्मणः चित्तं निर्मलं भवति। कर्मणः चित्तं निर्मलं भवति। क्योंकि सर चित्त शब्द नपुंसकलिंग है, तभी मैंने कहा कर्मणः चित्तं निर्मलं भवति। और कर्मणः रागः शांतः भवति, ऐसा। तो एक मंडन मिश्र थे सर जो ये कहते थे ज्ञान और कर्म का बराबर योगदान है, इसलिए वे कहलाते हैं। पूजा जी आप आप ज्ञान, हाँ, शंकराचार्य शिष्य थे और वो ज्ञान कर्म समुच्चयवादी थे। ज्ञान कर्म समुच्चयवाद कहते हैं। इसलिए सर भगवत गीता के शांकर भाष्य को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत अधिक प्रसंगों में बार बार आचार्य शंकर कहते हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चयवाद मेरा सिद्धांत नहीं है। ज्ञान कर्म समुच्चयवाद मेरा सिद्धांत नहीं है। इसीलिए वो बार बार खंडन करते हैं ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का। समुच्चय किसे कहते हैं? हाँ, साथ साथ है। हाँ, ज्ञान और कर्म ऐसा नहीं है ज्ञान प्लस कर्म से मुक्ति होगी, कर्म प्लस ज्ञान से मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। केवल और केवल ज्ञान से मुक्ति होगी। इसलिए वो मुक्ति का सीधा संबंध संन्यास से मानते हैं। लेकिन वो गीता का ये भाष्य कर रहे हैं, मतलब निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं। तो निष्काम कर्म भी एक तरह से, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ज्ञान ही है ना। उन्होंने शंकर ने किस तरह से भाष्य? आचार्य शंकर का जैसे पढ़ते हैं ना सर, मुझ में ज्ञान घटित हो गया, आचार्य शंकर में ज्ञान घटित हो गया। जैसे ही ज्ञान घटित हो जाता है संन्यास अवतरित हो जाता है। उसके बाद क्या कर्म नहीं करता है व्यक्ति? आचार्य शंकर ने तो बहुत कर्म किए, परंतु ज्ञान घटित होने के बाद का जो कर्म है वो कर्म नहीं करता है, वो अकर्म है, वो नैष्कर्म्य है। नैष्कर्म का अर्थ कर्म ना करना नहीं है, ये तो सब जानते हैं। इस पर सर पहले तो सामान्य रूप से मैंने भी पढ़ा था, अभी पिछले 1 वर्ष से मुझे भगवत गीता के शांकर भाष्य को पढ़ने का मौका मिला, बहुत ज़्यादा अंदर जा करके।
जैसे मैडम बता रही थी ना आचार्य जी के साथ, वो उनको चूंकि मुझे कराना होता था तो मुझे पहले तैयारी करनी पड़ती थी बहुत, तब मुझे समझ में आया पहली बार कि कहना क्या चाहते हैं, नैष्कर्म क्या है, अकर्म क्या है। Anyway, ये सब बातें हमें संस्कृत में कौन से ज़्यादा अच्छा। देखिए, पीड़ायाः मुक्तिः प्राप्यते, वज्रासनेन अनेकाः व्याधयः पलायन्ते। क्या हो गया? वज्रासन से कई व्याधियां पलायन हो जाता है। एक बात और चलते चलते कहता हूँ, ये जो धी शब्द है ना सर, धी, देखिए एक शब्द है संधि, है ना, संधि, और धी से एंड करने वाले और शब्द बताइए। परिधि, परिधि और निधि, निधि और विधि, विधि, विधि और समाधि बोल रहे थे। समाधि, है ना। हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग किस लिंग में होता है? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में होता है ना। परंतु इन शब्दों का प्रयोग, और एक शब्द और भी, जितने भी जल के समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, समुद्र के पर्यायवाची शब्द बोलिए, जल के पर्यायवाची शब्द बोलिए। वारी, वारिधि, और आगे जलधि, और आगे उदधि। उदधि किसे कहते हैं? उद माने जल, जल को जो धारण करे, जिसमें जल ही जल हो, उसको उदधि कहते हैं। सब वारिधि, जलधि, उदधि, ये सब। अपधि, अप शब्द जो है संस्कृत में जल का पर्यायवाची, अपधि। एनीवे, ये जितने भी धी से एंड होने वाले शब्द हैं पुल्लिंग शब्द हैं संस्कृत में, याद रहेगा, पुल्लिंग शब्द है। कैसे शब्द है? पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है। तो व्याधि शब्द के रूप चलाइए, हरि शब्द के रूप चलाइए। हरि, 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 हरय, हरि, मुनि, हरि, हरि। एक वचन, एक प्रथमा विभक्ति में, मुनि, मुनि, मुनय। मुनय। व्याधि, व्याधि, व्याध्यः, व्याधयः, समाधयः। संधि, परिधि, निधि, विधि, और संधयः, परिधयः, निधयः, विधयः, वारिधयः, जलधयः, उदधयः, अब्धयः। इन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। इसीलिए अब सर्व शब्द है, ऐसे बालक शब्द है, बालक के रूप चलाइए सुमित जी। बालका, बालका। सर्व शब्द का सर आपको याद है? सर्व शब्द का सर्व, सर्व, सर्वो, सर्वे, हाँ, सर्व, सर्वम, सर्वो, सर्वो, सर्वान्, सर्व, सर्वो, सर्वे। बालका, बालकौ, बालकाः। जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना, उसका बहुवचन में ए हो जाता है। सर्वे, बोलिए सर्वे। एक शब्द भी सर्वनाम है, अनेक शब्द भी सर्वनाम है, तो अनेक का क्या हो जाएगा? अनेके। तो व्याधि शब्द का प्रथमा का बहुवचन क्या बनेगा? अभी तो बताया। व्याध, मुनि, 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 मुनयः। मुनयः, व्याधि, व्याधि, व्याध्यः, देखिए लिखा है ना इसमें, व्याधयः लिखा है। और उसका विशेषण क्या लिखा हुआ? नहीं, अनेकाः। अनेकाः। ये सही है क्या? नहीं, ये स्त्रीलिंग नहीं लग रहा। नहीं। नहीं, जो लिख रहा है उसके दिमाग में क्या है? व्याधि शब्द स्त्रीलिंग है। वास्तव में व्याधि शब्द क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। नहीं, सर्वः, सर्वो, सर्वे। अगर मैं पूछूंगा आपसे सभी बालक, तो क्या कहेंगे आप? सर्वे बालकाः, ये कहेंगे ना आप? सर्वे बालकाः, क्योंकि बालका शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और सर्व शब्द को भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होना होगा, तो सर्वे बालकाः। तो यहाँ अनेके होना चाहिए था। अनेके, अनेके।
एक वचन नहीं है। एक वचन सप्तमी। अस्मिन् तस्मिन् तस्मिन् कस्मिन् कस्मिन् ग्रामे सब लीजिए किस ग्राम? अस्मिन् ग्रामे तस्मिन् ग्रामे अहम अस्मिन् ग्रामे वसामि मम पिता तस्मिन् ग्रामे वसति। ये है जब लड़का टीनेजर हो जाता है ना 17-18 साल का, बाप उस तरफ बेटा उस तरफ, दोनों में ऐसे शीत युद्ध होता है 5-6 साल तक। मेरे कई सारे मित्र हैं वो शिकायत करते हैं, बिल्कुल गुस्से में रहता है, हमेशा बात नहीं करता। मैंने कहा 17-18 साल का हो गया ना, हाँ अभी 4-5 साल और लगेंगे। इसी तरह से अस्य ग्रामस्य हाँ जी सर, अस्य ग्रामस्य अस्य हो गया एक वचन। अस्य ग्रामस्य तस्य तस्य ग्रामस्य तस्य ग्रामस्य अस्य यस्य। भवान् कस्य ग्रामस्य निवासी अस्ति? अहम् अस्य ग्रामस्य निवासी अस्मि। भवान् कस्य देशस्य नागरिकः अस्ति? अस्य अहम् अस्य देशस्य नागरिकः अस्मि। अस्मिन् देशस्य नागरिकः। अस्मिन् देशे, इस देश में। ये सर्वनाम शब्द का भी हमने लिया नहीं ना, तो बिना सर्वनाम पढ़े वाक्य से ही बताना चाह रहा हूँ मैं। अस्मिन् देशे, तस्मिन् देशे, कस्मिन् देशे, अस्य देशस्य, तस्य देशस्य, बार बार प्रयोग करने से संस्कृत भारती में तो सर, संस्कृत भारती वाले जो संस्कृत सिखाते हैं ना, ये आप लोगों ने यहाँ किया होगा, 20 दिन में कभी बताते ही नहीं है वो प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति। 20 दिन के बाद जब व्यक्ति निकलता है ना, वो संस्कृत जान चुका होता है, वो प्रयोग करना आता है, उसको पूरा सिंटैक्स उसको आ चुका होता है बिना व्याकरण बताए। मैकेनिक बन चुका होता है, नहीं, इंजीनियर बने। बच्चा भी ऐसे हिंदी पढ़ता है ना, व्याकरण थोड़ा सिखाते हैं। वैसे भी ना सर, जो कि मदर ऐसे 100 पेज पढ़ मदर लेना टंग कोई, है, हाँ, वो 2 साल का 3 साल का बच्चा हिंदी सही बोलने लग जाता है। ऐसे 100 पेज पढ़ लेना सर, ऐसे 100 पेज। और भाषा जो है एकदम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, एक से दूसरे शब्द किस तरह से मिल रहे हैं, बस व्याकरण पढ़ा करके भाषा पढ़ाना तो बड़ा कठिन है, पर व्याकरण बिना पढ़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हमने तो व्याकरण से ही रोटी मिलती है। सर इसमें दिखा, ये बताना चाह रहा था, एक तो ये है ना अनेकाः व्याधयः, ये गलती है। अनेके व्याधयः। समावेशम भवति, अनेके ऊपर देखिए समावेशम भवति, समावेश। हाँ, समावेशम, ये समावेश है। समावेश। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्कूल की अध्यापिकाएं हैं ना, उनसे वो कह देते हैं भविष्य किताब में, इस तरह की 20 गलतियाँ आज के संस्कृति किताब में एक 10-10 गलती। इस चीज को सामने लाना चाहिए, नहीं तो फिर समझ तो सभी बुक से मिस्टेक्स हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट की बुक ले लिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, सब में मिस्टेक्स हैं। एनसीईआरटी में कम होता है, एनसीईआरटी में कहीं ज़्यादा मिस्टेक्स। सर क्या करते हैं कि पब्लिशर आ जाते हैं और किसी भी टीचर को पकड़ कर कहते हैं आप मान ली किताब लिखिए, कोई रिव्यू नहीं होता, 20-25 दिन में लिख देते हैं वो। टाइम नहीं है, प्रोसेस में भी नहीं है। एनसीईआरटी में तो होता ही नहीं है, जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स की बुक्स, एनसीईआरटी में तो फिर भी द बुक्स आर मच बेटर क्वालिटी। अब मैं आगे का थोड़ा सा अनुवाद पढ़ देता हूँ, 2-3 मिनट का टाइम है, तो अगली बार प्राण इसको देखने का प्रयास करते हैं कि इसको पढ़ करके हमें बोध हो पाता है कि नहीं। प्राणायामेन श्वास प्रक्रिया नियंत्रिता भवति, स्पष्ट है? प्राणायाम से श्वास प्रक्रिया नियंत्रित होती है। नियंत्रिता ये स्त्रीलिंग में क्यों है सर? प्रक्रिया है ना। अच्छा, यया, यया माने अभी मैंने कहा था यस्मिन माने जिसमें, यस्य माने जिसका, यया माने जिससे, प्रक्रिया की बात हो रही है, श्वास प्रक्रिया का विशेषण है सर। यया प्रदूषण जनिताः रोगाः शनैः शनैः नष्टाः भवन्ति। क्लियर? शनैः, शनैः शब्द का प्रयोग क्या है? इसका दूसरा पर्यायवाची क्या हो सकता है? मंदम मंदम, मंदम मंदम, शनैः शनैः। कपाल भाति ही
प्राणायामः तू माने तो जीवनाय। अब ये देखिए कहाँ का प्रयोग आ गया, जीवन के लिए, राम के लिए रामाय, बालक के लिए बालकाय, बालकाय, पंचमी, नहीं चतुर्थी चतुर्थी है। चतुर्थी रामाय, चतुर्थी चतुर्थी। हाँ, अब मैं अभी पढ़ के आया हूँ सर कि प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति होती नहीं है। प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति क्लब हो गई है षष्ठी विभक्ति के साथ। नमो अरिहंताणम है ना, नमो अरिहंताणम, ये इसका अगर हम संस्कृत में करें तो अर्थ हो जाएगा अरिहंतों का नमस्कार। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए संस्कृत में भी कुछ कुछ इस तरह के प्रयोग आते हैं। प्राणायाम तो जीवनाय संजीवनी रूपेण विख्यातः अस्ति। क्लियर, संजीवनी के रूप में विख्यात है। विख्यात शब्द में प्रथमा का एक वचन है, क्यों, किसका विशेषण है ये, संजीवनी, ना किसका, हाँ बिल्कुल कपालभाति, ठीक है ना। भ्रामरी प्राणायामेन चित्तम शांतम भवति। यदा यदा शरीरम, भ्रामरी मतलब भ्रामरी प्राणायाम, अच्छा, यूट्यूब में देख लीजिएगा। भ्रामरी प्राणायामेन चित्तम शांतम भवति। यदा शरीरम स्वस्थम भवति तदैव, तदैव में कितने शब्द हैं, फिर से बताओ। तद प्लस एव, तब तो तदेव होगा। देखिए आपने बताया तद प्लस एव, तद प्लस एव तदेव होगा। यहाँ तदेव नहीं है, यहाँ तदेव नहीं है, यहाँ है तदैव। सर आप ट्राई करें। अरे एक तो तत् एव तदेव, और एक तदा एव, तदा एव, तदा, सदा एव सदैव, सदैव, तदा एव तदैव, तदैव माने उसी समय, तदा एव। वयं चित्तं एकाग्रं कृत्वा ध्यानं कर्तुं शक्नुमः, ध्यानं कार्येषु शक्नुमः का प्रयोग अभी बताता हूँ। देखिए, यदा शरीरम स्वस्थम भवति तदैव वयं चित्तम एकाग्रम कृत्वा, कृत्वा का प्रयोग आ गया, करके ध्यानम कर्तुम शक्नुमः। देखिए तुमुन का प्रयोग किस अर्थ में होता है, के लिए करते हैं, परंतु दो धातुएं हैं, शक्नोति और इच्छति। जैसे मैं पढ़ना, बालक पढ़ना चाहता है, बालक चाहता है, इसकी संस्कृत बताइए, बालकः नहीं, बालकः चाहता है, बालकः इच्छति, पढ़ना चाहता है, पठितुम, पठितुम। पठितुम, इच्छा और शक्नोति, इनके प्रयोग में भी पहले क्या हो जाता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, पढ़ने के लिए का अर्थ क्या हो गया, पठितुम। अच्छा, और हंसने के लिए, जाने के लिए, गंतुम, देखने के लिए, द्रष्टुम, दौड़ने के लिए, धावितुम। परंतु पढ़ना चाहता है, पठितुम इच्छति, गंतुम इच्छति, इस अर्थ। इस तरह से शक्नोति के अर्थ में भी तुमुन प्रत्यय होता है। कर्तुम शक्नुमः, हम कर सकते हैं। ध्यानेन कार्येषु कुशलता वर्धते, इसका अर्थ क्या हो गया, हाँ, कार्यों में कहा ना सर आपने, हाँ, कार्यों में कुशलता, वर्धते का अर्थ क्या है, वर्धते, बढ़ती है। सत्यम उक्तम, या दो शब्द है, सत्यम उक्तम, इसका अर्थ क्या है, सत्य कहा गया है। गीतायाम, किसमें, गीता में। यत, यत का अर्थ क्या है, जहाँ। वैसे भी देखो ना, सत्यम उक्तम गीतायाम यत, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा सामान्य रूप से, गीता में सच ही कहा गया है कि जहाँ, की कहते हैं ना, उसको यत कहते हैं। सत्यम उक्तम गीतायाम यत योगः कर्मसु
कौशलम। गीता में सच ही तो कहा है कि योग किसको कहते हैं? योग की परिभाषा क्या है? कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता को योग कहते हैं। आज इतना ही करते हैं, ये पूरा अगले उसमें कर लेंगे। अगर हो सके तो जो 2 पृष्ठ मैंने आपको दे रखे हैं, 2 पृष्ठ एक्स्ट्रा दे रखे हैं ना, जी इसको थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाहों से देख के आ जाइएगा। इनमें से कुछ शब्दों से परिचित हो लीजिएगा, ठीक है। इसमें से देखिए जितने भी त्वा प्रत्यय वाले प्रयोग है ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। आप हमारे लेवल तक उतर के आ गए, थैंक यू सो मच। वो करने की जरूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर आपने जो पेजेस प्रोवाइड किए उसमें लास्ट अच्छा वहाँ से सीधे आए हैं। ओके बात करना मेरी बात समझ में नहीं, मुझे भी बोली वो या तुम लोग साले लेडीज हो, तुम लोग के पेट में बात फूटता है, वो शराब है। पता है किसका शराब है? हम्म?